स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम फिर आपके लिए वन शॉट वीडियो लाए हैं। वो होगा आज का हमारा वन शॉट वीडियो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड टाइमर आईसी 555 या फिर 555। ठीक है, जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, टाइमर आईसी से क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, उन सबको आज इस एक क्लास में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्लास वाकई में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे आपके लिए, या यूं कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेप्टेम 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली ए डैश एम्पलीफायर। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है मूल रूप से कैसा एम्पलीफायर होता है। ठीक है, हमें ये पूछा है कि ये एम्पलीफायर है वो किस तरीके का या फिर कैसा एम्पलीफायर होता है। कौन सा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरीके का एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो देखो पावर एम्पलीफायर नहीं होता है। ठीक है ना, पावर एम्पलीफायर ये नहीं होता है, ऑडियो और आरएफ भी नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है ना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या हुआ सर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, दो इनपुट में अंतर को आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है ना, दो इनपुट। ठीक है, दो इनपुट में क्या करता है, ये दो इनपुट में अंतर निकालता है। ठीक है ना, अंतर बताता है। ठीक है ना, अंतर बताएगा। ठीक है, बताएगा, तो वही क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है ना, दो इनपुट में अंतर बताएगा या वो चीज आउटपुट में, या वो आउटपुट में देगा, वो आउटपुट में देगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। किसको कहते हैं, ओपीएम को। ठीक है ना, किसको कहते हैं, ओपीएम को। ठीक है ना, ओपीएम को। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है ना, इसके आईसी नंबर अगर बताएं, इसकी आईसी नंबर की होती है वो होती है आपकी 741। ठीक है ना, 741। जैसे बिल्ला नंबर 746 होता है, एक मूवी आई थी इसी करके। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आईसी होती है वो कितनी होती है, 741। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसके अंतर को बढ़ाता है, किसके अंतर को बढ़ाएगा, आउटपुट के या सप्लाई वोल्टेज के या टू करंट के या फिर टू इनपुट वोल्टेज के। तो देखो आउटपुट का तो डिफरेंस या अंतर को नहीं बढ़ाता है, ये किसके बढ़ाएगा, टू इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना, दो इनपुट वोल्टेज के अंतर को ये बढ़ाएगा। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यानी इसको दो इनपुट मिलते हैं ना। ठीक है, इनपुट कौन सा आपका, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, दो इनपुट मिलते हैं तो उसके बेसिस पे क्या है, ये अंतर को बढ़ाता है। क्या करता है, अंतर को बढ़ाता है। इतना सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं किसकी, ऑपरेशनल, ओपीएएमपी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी इनके द्वारा ऑपरेशंस किए जाते हैं, लाइक आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, तो इसकी बात करें हम आईसी की। ठीक है ना, इसकी बात करें हम आईसी, तो आईसी अभी बताया था कौन सी होती है, 741। ये जो आईसी होती है वो कितने पिन होती है, 8 पिन आईसी होती है। ठीक है ना, 8 पिन आईसी होती है। ठीक है, इसी ऑपरेशन का अगर हम सिंबल बनाए तो कि डायग्राम कैसा होगा इसका, तो वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके का। कैसा हो जाएगा आपका, इस तरीके का हो जाएगा भाई। ठीक है, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी प्लस और माइनस, यानी ये नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग, और ये क्या है आपका आउटपुट, ये क्या है आपका आउटपुट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके आईसी की डायग्राम। आईसी का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको आईसी बनानी है। आईसी को पढ़ना तो आता है ना, कि एक ऊपर पॉइंट बना रहता है इस तरीके का, है ना, ऊपर क्या बना रहता है, पॉइंट बना रहता है, और यहां से काउंट करना स्टार्ट कर दो लेफ्ट साइड से, वो पॉइंट आपका ऊपर रहेगा और लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दो काउंट करना। ठीक है, तो हमने कितनी पिने होती है, 8 पिने, तो 4 इधर बना दो और 4 इधर बन जाएगी। ठीक है ना, 4 उधर और 4 इधर, यानी 8 पिने बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, और ये 5 नहीं होती है, फिर इधर से ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे घूम के ऊपर जाते हैं। आईसी को पढ़ने का यही तरीका है कि आपको जो ये पॉइंट बना हुआ ना, इसको देखो, फिर 1 2 लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, फिर यूं वापस घूम जाओ, तो 5 6 6 7 और 8। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें जो पहली पिन होती है, ठीक है ना, आईसी में, इस आईसी में जो पहली पिन होती है वो क्या होती है, ऑफसेट नल की होती है। ठीक है ना, ऑफसेट नल। ठीक है, दूसरी पिन होती है वो माइनस होती है। माइनस का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग। ठीक है, तीसरी पिन होती है वो प्लस की होती है, वो क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, है ना। अब इन्वर्टिंग क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, सब चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, 4 नंबर होती है आपकी माइनस वीसीसी। ठीक है ना, 5 नंबर होती है आपकी, ये भी क्या आपकी
ऑफसेट नल, क्या हो जाएगा ऑफसेट नल, ठीक है। 6 नंबर होता है इसमें आउटपुट, 7 नंबर होता है इसमें प्लस वीसीसी, ठीक है। 8 नंबर होती है नोट कनेक्ट, ये किसी काम की नहीं होती है, कनेक्शन इसका नहीं करते हैं। तो ये क्या है आपको मोटा मोटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मोटी मोटी चीजें या बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई, अगला क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज रिप्रेजेंट बाय, किसके द्वारा दिखाया जाएगा, देखो माइनस के द्वारा दिखाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका इन्वर्टिंग, ठीक है, इनवर्टिंग, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। और प्लस का मतलब है वो क्या दिखाएगा आपका नॉन इन्वर्टिंग, क्या हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। सर ये तो पता है, इन्वर्टिंग का मतलब क्या, देखो इन्वर्टिंग का मतलब है कि इन्वर्ट कर देगा आउटपुट को, ठीक है ना। ये अगर इनपुट में है, ये क्या है आपका इनपुट है, तो आउटपुट कैसा आएगा, देखो इसको क्या कर देगा, ये उलट देगा, इन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, पलट देगा, जो भी आप कहना चाहो कह लो, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या आएगा, अगर इनपुट क्या है आपका इस तरीके से मान लो ऐसा सिग्नल साइन वेव है, तो एम्पलीफाई तो करेगा ना, एम्पलीफाई एम्पलीट्यूड तो बढ़ा देगा पर सेम ही रखेगा, सेम ही रखेगा, ठीक है ना। तो जब कोई पूछे कि इन्वर्टिंग में फेज डिफरेंस या फेज का चेंज कितने डिग्री का हो जाता है, तो कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री का, ठीक है ना, 180 डिग्री का होता है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या रहता है 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि सेम फेज ही है, भले ही एम्पलीट्यूड बढ़ा है, क्यों, क्योंकि एम्पलीफाई हो गया सिग्नल, क्या हो गया एम्पलीफाई हो गया सिग्नल, ठीक है ना, एम्पलीफाई हो गया। बट क्या हुआ नॉन इन्वर्टिंग में इसका जो फेज है वो नहीं बदला, ठीक है ना, वो सेम उसी पे है, उसी एंगल पे है, यानी फेज का डिफरेंस नहीं बदला है। यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ये देखो इन्वर्ट हो गया ना, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इन्वर्टेशन नहीं दिख रहा है आपको, नॉन इन्वर्टिंग वो कहलाता है, ठीक है ना। तो पूछा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग इनपुट किसके द्वारा दिखाया जाएगा, इन्वर्टिंग है तो माइनस साइन के द्वारा, किसके द्वारा दिखाएगा माइनस साइन है ना, माइनस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा इन्वर्टिंग, और प्लस किसका होता है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना, नॉन इन्वर्टिंग यानी पलटेगा नहीं, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। गुणा और वृत्त का साइन कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इन्फिनिटी इनपुट है। देखो क्या कह रहा है ये, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट होता है, कितना होता है भैया, कितना होता है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इन्फिनिटी इनपुट रखता है, तो क्या रखेगा वो करंट रखेगा, यानी अनंत करंट होती है उसके इनपुट की जो करंट है वो बहुत ज्यादा होती है, या फिर प्रतिरोध होता है नहीं होता है, क्या होता है इंफिडेंस होता है भाई, जो इनपुट इंपीडेंस है वो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा, या फिर लगभग उसको क्या कह सकते हैं अनंत कह सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है किसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है इनपुट इंपीडेंस, ठीक है। अब अगर बात करें, देखो इनपुट इंपीडेंस की बात करें, इनपुट इंपीडेंस ये क्या होता है, ये सर बहुत ज्यादा होता है, किसमें, ये क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, किसमें होता है बहुत ज्यादा, किसमें होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है ना। और आउटपुट इंपीडेंस की बात करें तो, आउटपुट इंपीडेंस की बात करें, फिजिक्स की ये क्वालिटी है कि अगर कोई चीज एक ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, ठीक है, और कोई चीज कम है तो वो दूसरी में ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इनपुट ज्यादा है या बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा इसका बहुत कम हो जाएगा, इतनी सी आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन है, आउटपुट इंपीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब बताओ क्या हो जाएगा, शून्य हम नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा सीमित हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीमित हो जाएगा, सॉरी आइडियल का पूछा है ना, आइडियल का, तो आइडियल का तो क्या हो जाएगा शून्य, ठीक है ना, सी इज दी राइट आंसर, सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। देखो अगर हमें आइडियल नहीं देता तो हम सीमित कह देते, कम कह देते, ठीक है ना। ये बार बार मैं बोलता भी हूँ आपको बात कि जब आइडियल दिया हुआ होता है तो आपको क्या करना है शून्य के साथ ही जाना है, ठीक है, शून्य के साथ ही जाना है, ठीक है। आउटपुट पूछा है, आउटपुट इंपीडेंस शून्य हमने क्यों बताया है, क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या है आपका आइडियल है, उसको भगवान बना दिया है, उसको आदर्श मान लिया है कि ऐसा एम्पलीफायर हो काश, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसका आउटपुट इंपीडेंस बहुत जीरो हो या फिर जीरो हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है अगर आइडियल नहीं देता और ये बोलता कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, का आउटपुट इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस कितना होता है, तो आप क्या बोलते हैं बहुत कम, बहुत कम। जीरो कब बोल रहे हैं, जब क्या बता दिया उसने भगवान बना दिया, आइडियल बना दिया, तो क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा जीरो। इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। चलिए अगला बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज
इन्फिनिटी। क्या रखता है वो? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अनंत होता है। क्या होता है? गेन, बैंडविड्थ, इनपुट इंपीडेंस क्या होता है? देखो इनपुट इंपीडेंस तो है, सही बात है, बैंडविड्थ भी हाई होती है, गेन भी हाई होता है, तीनों चीजें सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव, यानी उपरोक्त के सभी, ऊपर के सभी। यानी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ठीक है ना, आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, उसमें सारी चीजें हैं वो ज्यादा होती है, किसमें? इनपुट में, ठीक है ना, किसमें? या फिर आइडियल जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसमें सारी चीजें अनंत होती है। कौन सी होती है? आपका गेन उसका हाई होता है, बैंडविड्थ उसकी हाई होती है, और इनपुट इंपीडेंस भी क्या होता है? उसका हाई होता है। तो सारी चीजें हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। अगला बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज जनरली ड्रॉ एज, किसके द्वारा? अभी बताया था, किसके द्वारा हो जाएगा? त्रिभुज के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा हो जाएगा? त्रिभुज के द्वारा, अभी बताया था ना भाई। ये क्या बनाया था हमने? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ये क्या बनाया था? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस वीसीसी है और ये माइनस वीसीसी है, ठीक है, और ये क्या है आपका? आउटपुट। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। किसके द्वारा? त्रिभुज की आकृति में ये बनता है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉल्ड लीनियर आईसी बिकॉज, इसको लीनियर आईसी क्यों कहा जाता है? इट वर्क डिजिटली, आउटपुट प्रोपोर्शन टू इनपुट, इट यूज डायोड ओनली, इट हैज नॉन लीनियर कर्व। देखो नॉन लीनियर कर्व तो होता ही नहीं है, क्योंकि लीनियर आईसी क्यों कहते हैं? तो लीनियर की बात हो रही है, तो नॉन लीनियर तो होगा ही नहीं, डायोड का यूज भी नहीं होता है, इट वर्क डिजिटली भी ये काम नहीं करती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट समानुपाती होता है किसके? इनपुट के, ठीक है ना, आउटपुट प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू इनपुट। तो बी इज दी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा? सेलेरेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिप्रेजेंट, सेलेरेट होती क्या है, ठीक है ना, सेलेरेट होती क्या है? देखो सेलेरेट क्या होती है? सेलेरेट क्या होती है? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट का वोल्टेज चेंज हो रहा है, वो क्या है? आपकी मैक्सिमम रेट है ना। क्या हो जाएगा इसमें? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यही क्या हो जाएगी आपकी? क्या है? स्लेव रेट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। इनपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का कोई मतलब नहीं है। स्लेव रेट क्या होती है आपकी? जो क्या करती है? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट का वोल्टेज कितनी दर से या किस दर से चेंज हो रहा है, वही आपका क्या है? स्लेव रेट होती है, ठीक है ना, स्लेव रेट होती है। चलिए अगला बताइए, CMRR का पूरा नाम क्या है? CMRR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, हाई CMRR इंडिकेट्स, अगर CMRR अगर हाई है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो गेन तो कम नहीं होगा, अगर CMRR ज्यादा है तो डिस्टोर्शन भी हाई नहीं होगा, मोर नॉइज भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कम नॉइज। क्या हो जाएगा? कम नॉइज। नॉइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब हो जाएगी? नॉइज क्या है आपकी? नॉइज अगर आपकी क्या है? लो है, नॉइज क्या है? लो है, तो क्या हो जाएगा? CMRR, ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉइज लो हो जाएगी या नॉइज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है, किसमें? ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। मेजर एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लो गेन तो नहीं होता है भाई, हाई होता है ना गेन, तो लो गेन तो नहीं होगा, ठीक है। हाई कॉस्ट की भी बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? हाई गेन होता है और वर्सेटिलिटी, ठीक है ना, हाई गेन एंड वर्सेटिलिटी, ठीक है ना, ये होता है इसका राइट आंसर। और हाई पावर लॉस भी नहीं होता, लॉस तो होगा ही नहीं ना भाई, हाई कॉस्ट ये कोई लाभ थोड़ी है कि वो कॉस्ट उसके ज्यादा है, ये तो हानि होगी ना कि कॉस्ट ज्यादा है। लो गेन ये भी उसकी हानि है कि वो गेन कम कर रहा है, ठीक है ना। हाई पावर लॉस, पावर का लॉस भी ज्यादा कर रहा है, तो ये किसी का एडवांटेज थोड़ी हो सकता है, फायदा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? सी इज द राइट आंसर। अगला बताइए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नॉट यूज्ड एज, किसकी तरह उसको यूज नहीं कर सकते? बताइए। एम्पलीफायर की तरह तो हो ही रहा है, कंपैरेटर की तरह भी होता है, ऑसिलेटर की तरह भी होता है, ट्रांसफार्मर की तरह यूज नहीं कर सकते किसको? ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए पॉपुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, कौन सी है भाई? ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी कौन सी है? इसमें बता दो, कौन सी हो जाएगी? बता दो। देखिए ये तो सबसे पहले लिखवाया था आपको।
बताओ ये तो कौन सा हो जाएगा। देखो ये किसकी है, 7400, ये आपकी हो जाएगी नैंड गेट की, ठीक है ना, नैंड गेट की, ठीक है। देखो नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट का वन शॉट वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर से जाइए और वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट। तो हमने इजी आसान भाषा में कि लॉजिक गेट होते क्या है, एकदम लेवल बकवास कर दिया वहां पे, ठीक है ना, बकवास इन द सेंस सीधी बात, नो बकवास, वो वाला सीन कर दिया हमने। लेवल एकदम इतना इजी है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने लॉजिक गेट कभी पढ़ा ही नहीं होगा, उस लेवल से आपको डिलीवर किए वहां पे चीजें, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख लेते, ठीक है ना। तो 8051 क्या होता है आपका, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना, ये क्या है आपका माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये क्या है आपका टाइमर आईसी, ये क्या हो जाएगा आपका टाइमर आईसी, ठीक है। और 741 क्या हो जाएगा आपका ओपी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ओपी एपी या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सबकी मैंने आपको लिखा दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पिन्स, कितनी पिन होती है आपकी आईसी 741, ठीक है। आईसी 741 देखो 741 अगर कोई बोले तो आप उसको बोल देना क्या होता है भाई, जैसे किसी ने कहा 741, किसी ने कहा 741, तो आप उसको बोल देना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसकी जो आईसी होती है, आईसी होती है उसमें कितनी पिने होती है, 8 पिन होती है, ठीक है, कितनी पिने होती है, 8 पिने होती है, कितनी पिने होती है, 8 पिने होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया भाई, बी, बी इज दी राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 6 नंबर पिन क्या होती है बताओ। बार बार बनाओगे ना तो आईसी आपको यूं याद ही हो जाएगी, ठीक है। बना दो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 लिखना इस साइड से, लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर नीचे से ऊपर 5 6 7 और 8, ठीक है। जो नहीं यूज हो रही है उनको छोड़ दो, ठीक है ना। 7 पे क्या है आपका, 7 पे क्या है आपका प्लस वीसीसी, ठीक है ना, प्लस वीसीसी। और 6 पे क्या है आपका आउटपुट, और ये भी क्या है ऑफसेट नल है ना, तो ओ एन लिख रहा हूँ मैं, ऑफसेट नल लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 पे क्या है माइनस वीसीसी, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग, और ये क्या है ऑफसेट नल, तो ऑन लिख रहा हूँ इसको, ओ डॉट एन, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये हमने आपकी सारी चीजें बता दी। अब ये पूछ रहा है कि 6 नंबर वाली पिन है उसको क्या कहते हैं, 6 नंबर वाली पिन को क्या कहते हैं बताओ। ये रही 6 नंबर वाली पिन, क्या कहते हैं आउटपुट, सी इज दी राइट आंसर, सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। डायग्राम याद होगा तो हर एक पिन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और मैं आपको डायग्राम इसीलिए बताया है क्योंकि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग पिन कितने नंबर की होती है, इन्वर्टिंग पिन कितने नंबर की होती है, तो वो आप ये क्या है इससे याद रखना भाई, ठीक है ना। डायग्राम बनाओ और तुरंत से तुरंत आप याद रखो, ठीक है ना, याद रखो। 2 नंबर की पिन होती है वो इन्वर्टिंग होती है, 3 नंबर की वो नॉन इन्वर्टिंग होती है ना। डायग्राम याद कर लो, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट इज अप्लाइड टू, किस पे दिया जाता है। अब देखो ये कितनी होशियारी कर रहा है ना, होशियारी दिखा रहा है। ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट कहां दिया जाता है। कितना देखो बेवकूफ समझ रहा है हमको कि मुझे इसको नहीं पता होगा कि कहां दिया जाता है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि कहां दिया जाता है, ये पूछ रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन नंबर का आपको पता है क्या, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो कितना स्मार्ट तरीके से ये पूछ रहा है, कितना प्यार से ये पूछ रहा है, तो हम भी इसको प्यार से जवाब दे देते हैं। नॉन इन्वर्टिंग मतलब कौन सा है, 1 नंबर तो छोड़ दो, 2 नंबर कौन सी आपकी होती है इन्वर्टिंग, और 2 नंबर 3 नंबर कौन सी होती है। अगर मैं पिन नंबर 2 की बात करूं इन्वर्टिंग, और पिन नंबर 3 की बात करूं कौन सी हो जाएगी नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है किस पे दिया जाता है, तो किस पे दिया जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग की बात कर रहा है तो प्लस, प्लस किस पे दिया जाएगा, प्लस टर्मिनल पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस की पूछता तो क्या हो जाता, इन्वर्टिंग, माइनस की पूछता तो क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को उड़ाना है, इस तरीके से, इस कॉन्फिडेंस से आपको क्वेश्चंस को करना है भाई, ठीक है। चलिए आउटपुट टर्मिनल ये कौन सा होता है 6 नंबर, ठीक है ना, ये कौन सा होता है 6 नंबर, ठीक है। इन्वर्टिंग 2 नंबर, ठीक है, और ये 3 नंबर, ये क्या होता है आपका 3 नंबर, ठीक है, ये आपका 3 नंबर, ग्राउंड की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज ऑलवेज, क्या रहता है भाई बताओ क्या रहेगा, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग। देखो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या हो गया प्लस, ठीक है, प्लस, इसको मैं क्या लिख दूं नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग। इसका गेन क्या रहेगा हमेशा, इसका गेन रहेगा यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर एफ बटे आर इन, ठीक है। तो क्या रहेगा बताओ, इसका गेन हमेशा क्या रहेगा। देखो यहाँ पे अगर आर एफ और आर इन की वैल्यू कुछ भी हो बट वो एक में ही जुड़ेगी ना भाई, है ना। यहाँ 0 भी हो जाएगा तो वो भी एक में जुड़ेगा, तो एक ही होगा, ठीक है। या तो एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा होगा। तो क्या कह रहा है ये हमेशा क्या हो जाएगा भाई,
इक्वल टू एक के बराबर, ग्रेटर देन 1, ठीक है, हमेशा क्या हो जाएगा वो एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, हमेशा क्या हो जाएगा वो एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये एक तो वैसे जुड़ ही जाएगा ना भाई, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू का भी होगा रजिस्टर, कोई वैल्यू का भी होगा तो ये एक तो जुड़ ही जाएगा ना उसमें। तो यहाँ पे मान लो अगर 0.1 भी आया, 0.1 भी आया, उसमें मैं अगर +1 कर दूंगा तो वो तो एक से तो ज्यादा ही हो गया ना। तो हमेशा क्या रहता है आपका ग्रेटर देन क्या रहता है 1, ग्रेटर देन क्या रहता है 1, एक से अधिक रहता है भाई, एक से अधिक रहता है। ये फॉर्मूला होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग में क्या करने का, गेन निकालने का, ठीक है। ये तो होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग का, और इन्वर्टिंग का भी लिख लो, ठीक है ना, इन्वर्टिंग का भी लिख लो साथ में, इन्वर्टिंग का, ठीक है ना। इन्वर्टिंग का क्या होता है देखो, ए बी बराबर गेन हो ना, ए बी बराबर गेन पूछ रहा है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का आर एफ बटे आर इन, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया इन्वर्टिंग का, ये किसका हो गया आपका इन्वर्टिंग का, ठीक है। ये नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। चलिए अगला है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइड्स फेज शिफ्ट टू, कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, अभी बताया था ना आपको कितने का होता है इन्वर्टिंग में, कितना होता है 180 का, और 0 का किसमें होता है नॉन इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग में, ठीक है। अब देखो इसको फिर से समझ लो, इन्वर्टिंग का मतलब क्या है, देखो इन्वर्टिंग यानी बदल जाएगा, आउटपुट का फेज क्या है बदल जाएगा, और नॉन इन्वर्टिंग मतलब नहीं बदलेगा, इन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, यही तो कहानी है भाई, यही है सर कहानी है, तो कहानी यही है, तो हमारी जुबानी सुन लो कहानी को, है ठीक है, सुना दो सर, ठीक है। हमने प्यारे प्यारे दो क्या बना लिया साइनोसोडल सिग्नल बना लिए, वेव बना लिया, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये इनपुट है, ठीक है ना, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दिया, और यहाँ पे इसको भी मैंने क्या करा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दिया, ठीक है। तो इन्वर्टिंग में क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका फेज है वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गेन तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा, आयाम तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफाई हो रहा है या सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, तो आयाम या फिर एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा, पर इसका जो फेज था वो क्या हो गया शिफ्ट हो गया, और कितने डिग्री से शिफ्ट हो गया भाई, कितने डिग्री से हो गया, यहां से लेके यहां रहता तो अब उल्टा हो गया, मतलब पूरा शिफ्ट हो गया, कितने डिग्री का 180 डिग्री का, यानी कितने डिग्री की बात हो रही है इसमें 180 डिग्री की बात हो रही है ना, 180 डिग्री से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग की, तो ये क्या है इसका आउटपुट है, ठीक है ना। अब नॉन इन्वर्टिंग के आउटपुट की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ये आउटपुट आएगा जो हम निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा आउटपुट आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा आउटपुट आएगा, यहाँ बना रहा हूँ देख लो ना, तो ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा पर फेज नहीं बदलेगा, तो नॉन इन्वर्टिंग में फेज नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया इसमें फेज क्या है 0 डिग्री का ही है, ठीक है, 0 डिग्री का ये फेज में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये किसके लिए होता है आपका इन्वर्टिंग के लिए, ये किसके लिए होता है आपका इन्वर्टिंग के लिए। अब क्वेश्चन पे वापस हो गया, इस तरीके से आपको समझाएंगे बताएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आओ, क्या कह रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइड्स फेज शिफ्ट, इन्वर्टिंग में कितना फेज होता है, कितना होता है 180 डिग्री का, कितना होता है इन्वर्टिंग में 180 डिग्री का, और उसमें पूछता तो नॉन इन्वर्टिंग में 0 डिग्री का, कितने 0 डिग्री का, इस लेवल का कंटेंट दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देगा। अगला क्वेश्चन बताओ 20 नंबर क्वेश्चन है, गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है, किसका पूछा है इन्वर्टिंग का, ठीक है ना, इन्वर्टिंग का किसके द्वारा दिया जाएगा -RF बटे Rin, ठीक है ना, अभी लिखवाया था ए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का RF बटे Rin, ठीक है, RF बटे Rin, ये किसका हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा इन्वर्टिंग का। देखो इसको कैसे याद रखें सर फॉर्मूले को, इन्वर्टिंग, ठीक है ना, यानी उल्टा हो जाएगा, तो इसको किस साइन से दर्शाते हैं माइनस के साइन से, यही तो होता है ना भाई, माइनस के साइन से दर्शाते हैं, तो फॉर्मूले में भी माइनस आ रहा है, मतलब वो किसका इन्वर्टिंग का, ठीक है ना। अब देखो एक होता है आपका ए बी बराबर 1 + RF बटे Rin, ठीक है, ये किसका होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग का, तो उसमें प्लस आता है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी प्लस है, तो ये किसका है आपका नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग किससे दर्शाते हैं प्लस से, इस तरीके से, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो RF बटे Rin नहीं होता है, ठीक है, 1 + RF बटे Rin ये किसके लिए होता है आपका, किसके लिए होता है नॉन इन्वर्टिंग के लिए, तो बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, क्योंकि हमें इन्वर्टिंग के लिए पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला बताइए, समिंग एम्पलीफायर इज यूज्ड टू, समिंग का मतलब क्या हो गया जोड़ना, सम करना, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सिग्नल को घटाने के लिए, कई इनपुट जोड़ने के लिए, इंटीग्रेटेड समाकलन अवकलन तो क्या हो जाएगा एडिशन करने के लिए, ठीक है, कई इनपुट को जोड़ने के लिए समिंग, जिसको क्या बोलते हैं समिंग, यानी सम कर रहा है वो, क्या कर रहा है सम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा समिंग एम्पलीफायर, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर एम्पलीफायर, ठीक है ना। देखो इस चैप्टर में अगर मैं गलती से एम्पलीफायर लिख भी दूं तो आपको ये मानना है कि मैंने क्या लिखा है,
मैंने क्या लिखा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको यही बताया कि आज का जो वन शॉट वीडियो वो किस पे है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड टाइमर आईसी 555। ठीक है, ये चीज पहले ही मैंने आपको बता दी भाई। ठीक है, तो अगर बाय फॉल्ट मिस्टेक से मैं एम्पलीफायर लिख भी दूं तो आपको क्या समझना है, उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही समझना है। क्या समझना है उसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही समझना है। बाकी आप पानी पीते रहिए भाई। ठीक है, पानी पीते रहिए। चलिए हैं, अगला बताइए। अगला है ऑपरेशनल एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक एक्ट। किसके तरह काम करता है ना, आपका जो एम्पलीफायर है उसमें अगर फीडबैक नहीं लगाया हमने, फीडबैक का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट का कुछ भाग इनपुट में वापस दे देना। ठीक है ना, और आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए हम फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब क्या है, आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए हम किसी भी चीज में फीडबैक देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका फीडबैक किसने दिया है, मान लो आपके घर वालों को आपका फीडबैक किसने दिया है, इसका मतलब आपकी हरकतें बदलना चाह रहे हैं वो, यानी आप जो आउटपुट दे रहे हो अभी फिलहाल उसमें वो चेंज चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या करा है, फीडबैक दिया है, यानी आउटपुट की कुछ चीजें आपको वापस इनपुट में डाली है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि फीडबैक के बिना ऑपरेशनल एम्पलीफायर कार्य करता है कंपैरेटर की तरह। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर डिटेक्ट्स, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर पहचानता है, किसको पहचानता है, जीरो वोल्टेज क्रॉसिंग को ना। आपका क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है, कई बार देख लेना ना। जीरो डिटेक्टिंग है तो क्या बताएगा वो, जीरो वोल्टेज की क्रॉसिंग को वो बताएगा। किसको डिटेक्ट करेगा, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर किसको करेगा, जीरो वोल्टेज क्रॉसिंग को वो डिटेक्ट करने वाला है या फिर करेगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, रेफरेंस वोल्टेज इन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में रेफरेंस वोल्टेज होता है, क्या होता है भाई, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में क्या होता है, जीरो होता है वोल्टेज। ठीक है ना, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी पीक वोल्टेज ये सब नहीं होता। ठीक है, अगला है इंटीग्रेटर यूजेस विच कंपोनेंट इन फीडबैक, कौन सा है इंटीग्रेटर में फीडबैक के रूप में कौन सा घटक, याद कर लेना भाई सीधा सीधा, कौन सा होता है आपका, कैपेसिटर होता है। ठीक है ना, कैपेसिटर होता है फीडबैक के रूप में, रजिस्टर का नहीं करते। ठीक है ना, इंडक्टर डायोड तो वैसे भी नहीं हो रहा है, बट रजिस्टर का नहीं करते, कैपेसिटर। सीधा सीधा इस क्वेश्चन को आपका कहना याद कर लेना। ठीक है ना, याद कर लेना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। डिफरेंशिएटर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू, डिफरेंशिएटर का आउटपुट समानुपाती होता है, किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। ठीक है ना, यानी कि इनपुट में किस दर से बदलाव हो रहा है उसके समानुपाती कौन सा हो रहा है आपका, डिफरेंशिएटर का आउटपुट, यानी डिफरेंस कर रहा है वो, ठीक है ना, डिफरेंशिएटर। ठीक है, तो किसमें करेगा, रेट ऑफ चार्ज ऑफ इनपुट, यानी इनपुट में किस दर से चेंज हो रहा है उसके अनुपात को हम समानुपाती रखते हैं, किसके, डिफरेंशिएटर आउटपुट के। ठीक है ना, इसके समानुपाती। चलिए अगला बताइए, 29 इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हेज हाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में उच्च होता है, क्या होता है भाई, CMRR, ये क्या होता है, हाई होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, हाई होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, चलिए LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल होता है LM358, तो किसके लिए हो जाएगा आपका, सिंगल पावर सप्लाई, पावर ऑपरेशन, ड्यूल सप्लाई ओनली, हाई पावर सर्किट और RF सर्किट। तो आपका जो LM328 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो किसके लिए सूटेबल होता है, आपका सिंगल पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है, आपका सिंगल पावर सप्लाई के लिए यूज या सूटेबल होता है। ठीक है ना, 31 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नोट एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो जो अलग है उसको आपको क्या करना है, अलग कर देना है, जो अलग है उसको अलग कर देना है, और अलग कोई एक होगा। ठीक है ना, अलग कोई एक होगा, यानी नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, तो देखो मुझे ये पता है कि ये क्या है आपका, टाइमर आईसी। ठीक है ना, टाइमर आईसी नहीं पूछा था तो मेरा आ गया राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चंस को, और अपने सही ऑब्जेक्टिव पे या सही आंसर पे या सही एम पे, सही गोल पे आप अपने आप को ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए इनपुट इंपीडेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज, क्या होगा, इनपुट इंपीडेंस तो हाई रहता है, क्या होता है, हाई रहता है, वेरी हाई होगा। ठीक है, और अगर आइडियल की पूछता तो क्या कह देते हैं आप, इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, आइडियल की पूछता तो अनंत होता है, और अदरवाइज बहुत ज्यादा। ये इनपुट के पूछा है ना भाई, देखो इनपुट की पूछा है, और अगर यहाँ पे आउटपुट होता तो क्या हो जाता, बहुत कम, क्या हो जाता, वेरी लो। ठीक है ना, और आइडियल में होता तो जीरो।
ठीक है, तो ये तो है आपका इनपुट के लिए और ये है आपका आउटपुट के लिए। इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स की यही तो क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है बताओ फिजिक्स की? फिजिक्स की ये क्वालिटी है कि कोई चीज अगर है तो दूसरी चीज नहीं है, और दूसरी चीज पतली है तो दूसरी चीज मोटी है या पहली चीज मोटी है, ठीक है ना, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। टाइमर आईसी 555 मेनली यूज एज, किसके लिए यूज की जाती है? टाइमर और ओसिलेटर, ठीक है ना, टाइमर और ओसिलेटर के लिए यूज किया जाता है, एम्पलीफायर के लिए नहीं किया जाता, रेक्टिफायर और फिल्टर के लिए भी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। फिल्टर के लिए तो आपका कौन किया जाता है? कैपेसिटर, जो ज्यादातर यूज करते हैं, या फिर इंडक्टर, ठीक है, ठीक है। और रेक्टिफायर किसके लिए यूज किया जाता है? या रेक्टिफायर में क्या यूज करते हैं? डायोड्स, ठीक है। चलिए अगला बताओ भाई। ये कह रहा है कि कितने कंपैरेटर होते हैं किसमें? टाइमर आईसी 555 में। तो कितने कंपैरेटर होते हैं उसमें? दो होते हैं जो कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, दो होते हैं कंपैरेटर, दो होते हैं, ठीक है। चलिए, पिन 1 ऑफ 555 टाइमर इज क्या होता है? 1 नंबर पिन होती है वो क्या होती है आपकी? ग्राउंड होती है, ठीक है ना। 1 नंबर पिन होती है वो क्या होती है आपकी? ग्राउंड होती है ना। सी इज द राइट आंसर, ग्राउंड होती है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना। चलिए भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। एक नंबर क्या होती है आपकी? ग्राउंड। दो नंबर कौन सी होती है आपकी? ट्रिगर, ठीक है। तीन नंबर होती है आपकी आउटपुट। चार नंबर होती है आपकी रीसेट, ठीक है। छह नंबर होती है आपकी, सॉरी, पांच नंबर होती है आपकी वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। छह नंबर होती है आपकी थ्रेश होल्ड वोल्टेज, ठीक है। सात नंबर होती है आपकी डिस्चार्ज, ठीक है। और आठ नंबर होती है आपकी वीसीसी, ठीक है ना, वीसीसी। तो ये क्या है आपका? 555 टाइमर आईसी, ठीक है ना, 555 टाइमर आईसी। इसमें कितनी पिने होती है? 8 पिने होती है। ग्राउंड, ट्रिगर, आउटपुट, रीसेट, वोल्टेज कंट्रोल, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डिस्चार्ज और प्लस वीसीसी या फिर वीसीसी। तो ये हमारे पास कितनी पिने होती है? 8 पिने होती है। कितनी पिने होती है? 8 पिने होती है। सबका मैंने बता दिया। देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो कई बार पूछा जाता है कि पिन नंबर 4 किस लिए यूज होती है और पिन नंबर 7 किस लिए यूज होती है, ठीक है ना। और एक ग्राउंड तो पूछ ही रहा है। 1, 4 और 7 ये तीन पिने हैं जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। वैसे आप आईसी बना दिए हो तो इसको पूरी को याद रखो, बाकी तीन पिने तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आउटपुट पिन ऑफ कौन सी होती है भाई? आउटपुट पिन, पांच नंबर क्या होती है? लिख लो, है डिस्चार्ज, ठीक है। एक बार है ना, सारी पिने आप बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक बार नहीं लिखोगे, दूसरी बार नहीं लिखोगे, तीसरी बार नहीं लिखोगे, पर एक बारी तो ऐसी आएगी जब आप लिख लोगे, ठीक है। आप क्या करोगे? लिख लोगे, यानी कि 1 से लेकर 8 पिनों तक उनके सबके नाम बिना देखे आप क्या कर लोगे? लिख लोगे भाई, ठीक है। चलिए अगला बताइए। रीसेट पिन ऑफ नंबर। अब रीसेट की पूछा है तो कौन सी होती है? 4 नंबर। रीसेट होती है तो 4 नंबर। फिर से लिख लो, देखो 2 नंबर क्या होती है आपकी? ट्रिगर। 3 नंबर आउटपुट। 4 नंबर रीसेट। 6 नंबर क्या होती है? 4, 5 और 6 क्या हो जाएगा? थ्रेश वोल्टेज, थ्रेश होल्ड वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। 7 नंबर पूछता तो डिस्चार्ज। 8 नंबर पूछता तो वीसीसी। इस तरीके से मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हेज, ठीक है ना। देखो, मल्टी वाइब्रेटर का मतलब हो गया कि वो स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है। और मोनो पूछा तो क्या हुआ? मोनो हुआ तो क्या हुआ? देखो, मोनोस्टेबल का मतलब क्या होगा? एक तो होता है आपका एस्टेबल, ठीक है, एस्टेबल, ठीक है। एक होता है आपका मोनोस्टेबल, ठीक है। क्या होता है? मोनोस्टेबल, ठीक है। एक होता है बाईस्टेबल। ये मल्टी वाइब्रेटर होते हैं। मोनोस्टेबल में क्या होता है? एक भी, लिख लेना, एक भी स्टेट, स्टेट, एक भी स्टेट क्या है? स्टेबल नहीं होती, ठीक है। और मोनो में क्या होता है? एक स्टेट स्टेबल होती है, ठीक है। और
बाई में क्या होता है, दोनों ही क्या होती है, दोनों ही क्या होती है, स्टेबल होती है। यानी मैं एक अस्टेबल में किसी भी स्टेट को स्टेबल नहीं रख सकता, वो अपने आप ही चल रही है, अपने आप ही क्या हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। और मोनो में मैं एक को क्या कर सकता हूँ, स्टेबल करवा सकता हूँ, और बाई में तो मैं दोनों को क्या कर लेता हूँ, स्टेबल करवा लेता हूँ। हमने पूछा था मोनो का, है ना। टू स्टेबल स्टेट किस में होती है, बाई स्टेबल में, ठीक है। वन स्टेबल स्टेट मोनो में। इस लेवल से आपको चीजें डिलीवर की जाएगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। नो स्टेबल स्टेट ये किसमें होती है, नो स्टेबल किसमें होती है, आपका लिख रखा है यहीं पे, ठीक है ना, एस्टेबल में, ठीक है ना। इन्फिनिटी स्टेट ये तो होती ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, मोनो का पूछा था तो वन, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, इस तरीके से। चलिए अगला बताइए, 39 नंबर क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ मोनोस्टेबल स्टेट 555 इज। मोनोस्टेबल स्टेट का 5 का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, ठीक है ना, टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 1.1 आरसी, ठीक है ना, 1.1 आरसी याद रखना भाई, ठीक है ना। ये होता है आपका मोनोस्टेबल 555 आईसी का टाइम पीरियड, यानी इतने टाइम में वो क्या करेगी, आपका ऑन ऑफ होती रहेगी, ठीक है ना। एस्टेबल, एस्टेबल का मतलब क्या हुआ बताओ, एस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि उसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं है, दोनों में क्या है, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। तो ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा वेव देगा वो, स्क्वायर वेव देगा, ठीक है ना, स्क्वायर वेव देगा। यानी कि वो पहले ऑन, जैसे मान लो ऑन चला, फिर ऑफ हो गया, फिर चला, फिर ऑन चला, फिर वापस इतनी देर चला, इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 41 नंबर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्टेबल 555 डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या मोनो है या बाई है कोई भी हो, उसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि लाइट जो है या एक स्टेबल स्टेट वो कितनी देर तक ग्लो करेगी, यानी कितनी देर तक सिग्नल वन रहेगा या फिर ऑन रहेगा, और कितनी देर तक सिग्नल ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से समझो आप। तो जो ऑन और ऑफ है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो किस पे डिपेंड होता है, तो रजिस्टर एंड कैपेसिटर पे, ठीक है ना, रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन दोनों पे डिपेंड करता है, कौन, आपकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों पे। यानी कि वो कितने देर के लिए ऑन रहेगी, फिर वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी, फिर वो ऑन रहेगी, फिर अपनी स्टेट को वापस से चेंज करेगी, तो वो डिपेंड किस पे करता है, आपका रजिस्टर एंड कैपेसिटर पे, ठीक है ना, रजिस्टर एंड कैपेसिटर पे। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 42 नंबर क्वेश्चन, टिपिकल सप्लाई वोल्टेज रेंज ऑफ 555 आईसी, यानी कि जो आपका, ध्यान से सुनना, जो आपका टाइमर 555 आईसी है ना, टाइमर 555 आईसी है, उसको चलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, ठीक है, उसको चलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, तो जो वो वोल्टेज चाहिए वो क्या है आपका 4.5 वोल्ट से 15 वोल्टेज तक, ठीक है ना, ये वोल्टेज चाहिए, वहां वो ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है ना, ये वोल्टेज चाहिए, वहां वो ऑपरेट हो जाएगी 4.5 से 15 वोल्टेज तक, ठीक है ना। और ये वोल्टेज किसका है, डीसी का, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी डीसी डीसी, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 555 टाइमर इंटरनल फ्लिप फ्लॉप टाइप, जो अंदर 555 आईसी में अंदर जो फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं ना, वो किस टाइप के, इंटरनल फ्लिप फ्लॉप टाइप कौन सा होता है आपका, आरएस, ठीक है ना, आरएस, ठीक है ना, आरएस का पूरा नाम क्या हो गया, रीसेट एंड सेट, यानी सेट रीसेट, ठीक है ना, सेट रीसेट, उसको सेट और रीसेट कर सकते हैं इसी वजह से, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, 44 नंबर क्वेश्चन है, टाइमिंग कैपेसिटर इन 555 इज डिस्चार्ज बाय, किसके द्वारा होता है भाई, डिस्चार्ज किसके द्वारा होगा, आपका डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर के द्वारा, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर के द्वारा। ट्रिगर से तो ट्रिगर होता है, ठीक है ना, ट्रिगर का मतलब क्या होगा, जैसे आप सुबह चाय पीते हो ना, सुबह उठते ही चाय पी रहे हो, और अब आप क्या हो गए, ट्रिगर हो गए कि सर अब हम ट्रिगर हो गए हैं, घर वालों को बोलते हो कि हाँ चाय पिला दो हम ट्रिगर हो जाएंगे, यानी कि अब आप काम करने लायक हो गए हो, या उस मोमेंटम में चले गए हो कि अब आप काम कर सकते हो। और जब तक चाय नहीं मिलती तब तक तो मूड फ्रेश ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, आलस नहीं जा रहे हैं, आलसी हो जाते हो ना। तो ट्रिगर होने का तो अलग सेंस है, आउटपुट पिन नहीं होती है और कंट्रोल पिन भी नहीं होती है ना, कंट्रोल वोल्टेज अलग चीज है, वो कौन सी पिन होती है बताओ, 5 नंबर पिन होती है, ठीक है ना। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन सी होती है आपकी, 6 नंबर, और डिस्चार्ज कौन सी होगी आपकी 7 नंबर। तो ये पूछ रहा है कि 555 में टाइमिंग कैपेसिटर को डिस्चार्ज कौन करता है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 45 नंबर क्वेश्चन है, वीसीओ का पूरा नाम, वीसीओ का पूरा नाम क्या होता है बताओ, वीसीओ का पूरा नाम। और ये भी बता दो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट करना, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने कितनी चीजें कवर कर लिए हैं। देखो
15 गुना है ना, 15 गुना वो लेंगे, 15 गुना लेंगे आपका CBT 1 में से, ठीक है। उसके बाद जो भी पास आउट करके, मान लो यहाँ पे मैंने कितने भी मान लिया कि 15 गुना करके मान लो कि 1000 बच्चे आ गए यहाँ पे, ठीक है। CBT 1 ये पास करके 1000 बच्चे यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। अब इनमें से लेने कितने, 8 गुना को, ठीक है। और ये 8 गुना कौन होंगे, जिनके टेक ए में सबसे ज्यादा नंबर होंगे, सबसे ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है। तो सर हम अगर जॉब जाना चाह रहे हैं, जॉब लगना चाह रहे हैं, जॉब पाना चाह रहे हैं, तो हमें किस वे से हम जॉब लग सकते हैं। तो भाई मैं आपको यही कहूंगा कि आपका जो CBT 2 होगा, CBT 2 होगा, या फिर क्या होगा, टेक्नीशियन एक का जो दूसरा पेपर होगा, उसी से आप क्या कर सकते हो, DRDO में एंटर हो सकते हो, DRDO में एंट्री ले सकते हो। बट लेकिन शर्त यह है कि आपको CBT 2 तक पहुंचने के लिए पहले CBT 1 के 15 गुना में आना पड़ेगा, 15 गुना में आना पड़ेगा। फिर ये कोई मायने नहीं रखेगी, CBT 1 है, फिर आपके कोई मायने या कोई काम नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर आपका जो भी काम होगा वो CBT 2 या फिर टेक्निकल पेपर के बेसिस पे होने वाला है। इतना सा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो DRDO में अगर फाइनली आपको जाना है तो वो आपको टेक ए के भरोसे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, टेक ए के भरोसे ही जाना पड़ेगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। बट इसमें शर्त क्या कर दी है, 15 गुना को ले रहे हैं। सिर्फ अगर परसेंटेज भी रखते थे कि इतने परसेंटेज वालों को ले लेंगे तब भी चलता, बट इन्होंने क्या कर दिया, 15 गुना को ही ले लिया कि जो टॉप के 15 आ जाएंगे, सॉरी जो टॉप के 15 गुना आ जाएंगे नॉन टेक को कवर करके, किसको, नॉन टेक को कवर करके, तो उनको हम भेजेंगे कहां पे, CBT 2 में, या फिर वो हो गए आपके CBT 2 के लिए क्वालिफाइड। अब CBT 2 की मेरिट निकलेगी, वो जाएंगे 8 गुना किसमें, अब 8 गुना किसमें जाएंगे, आपके स्किल टेस्ट में, ठीक है, स्किल टेस्ट में। फिर आपका 8 गुना का स्किल टेस्ट भी होगा, और उसी दिन हो जाता है कि हो भी जाए आगे, वो तो बता देंगे, आपके साथ शेयर कर देंगे चीज़ें। स्किल टेस्ट के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें भी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मान लो ये 8 गुना में सभी ने स्किल टेस्ट पास कर लिया, तो फिर वापस हम कहाँ आते हैं, CBT 2 टेक्नीशियन ए के पेपर पे। अब इनमें से वापस हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर वालों की एक फाइनल लिस्ट निकलती है, और उनको बुला लिया जाता है कहाँ पे, DRDO में, कहाँ पे, DRDO में, ठीक है। तो CBT 2 आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेरिट तो बनेगी, बट आपका CBT 1 है ना, CBT 1 ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 गुना की लड़ाई पास करके आप कहाँ जाओगे, CBT 2 में। अब वहां पे भी अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो फिर तो वो बाहर हो जाएगा ना। पर वही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 15 गुना में अगर आप आ गए ना, और मान लो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति है, वो 15 गुना में मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है, तो फिर वहां आप उसको मात दे सकते हो। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, अपने आप को मायूस मत होने दीजिए, ठीक है। गलती क्या करते हैं कि हम बहुत बार गिर जाते हैं लाइफ में, तो गिरना गलत बात नहीं है, पर ठहर जाना, अपने आप को रोक लेते हैं ना वहीं पे, वो गलत बात है। और मैं फिर बता दूं, ये जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके रिजल्ट को देखते हैं, इनको आपके स्ट्रगल से कोई रत्ती भर लेना देना नहीं है कि आप किन परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, कितना अपने आप को मैनेज करके पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही होती है पैरेलली माइंड में, वो सब झेलते हुए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, वो करते हुए पढ़ रहे हैं, तो दुनिया को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सच बात तो ये है। तो आप अपना अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीजों को कवर कीजिए, और इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज में आपको डर लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। बाकी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। VCO स्टैंड फॉर, VCO का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ठीक है ना, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 8 ऑफ टाइमर आईसी इज कनेक्टेड टू, कहां से कनेक्टेड होती है पिन, VCC बताया ना अभी। 8 नंबर पिन क्या होती है भाई आपकी, VCC, ठीक है ना, प्लस VCC, ठीक है ना। और 1 नंबर क्या होती है आपकी, ग्राउंड, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी 8 नंबर पिन 8 या फिर 8 नंबर पिन। तो ये क्या कह रहा है, टाइमर आईसी की 8 नंबर किससे जुड़ी होती है आपकी, VCC या फिर सप्लाई से जुड़ी होती है, ठीक है ना। चलिए
ग्राउंड तो 1 नंबर होती है और आउटपुट क्या होता है आपका बताइए 3 नंबर, ठीक है, और रीसेट आपका 4 नंबर, ठीक है। याद कर लो भाई, है याद कर लो। 555 टाइमर इज नॉट यूज एज, इनमें से किसके तरह हम यूज नहीं कर सकते, किसको, टाइमर 555 को किसकी तरह नहीं कर सकते, पावर एम्पलीफायर की तरह नहीं कर सकते बेटे, ठीक है ना, पावर एम्पलीफायर की तरह नहीं कर सकते इसको यूज। डी इज द राइट आंसर। बाकी टाइमर की तरह ऑसिलेटर और पल्स जनरेटर की तरह कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। इसकी तरह हम यूज नहीं कर सकते, किसकी तरह, पावर एम्पलीफायर की तरह इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताइए, डरना नहीं है, चेहरे भयानक नहीं करना है। देखो कितना सिंपल है, क्या कह रहा है, इफ आर बराबर, वैल्यू लिखते जाओगे, ठीक है, आर बराबर क्या दिया है 10 किलो ओम, ठीक है, और सी बराबर क्या दिया है 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली, अभी टाइम पीरियड ऊपर गया था ना कि एस टेबल का टाइम पीरियड कितना होता है, अभी एक ऊपर क्वेश्चन गया था तो उसमें क्या लिख रखा था हमने 1.1 सॉरी 1.1 इंटू आर सी, ठीक है ना, एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1.1 इंटू आर का मान कितना है 10 किलो ओम, किलो ओम का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 3 तो किलो हो जाएगा, ठीक है, गुणा आर सॉरी सी का मान क्या है 10 इंटू माइक्रोफेरेड, माइक्रो में क्या होता है 10 टू द पावर -6, देखो माइक्रो बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है, नैनो बराबर नैनो 9 तो 10 की पावर 9, और पिको बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -12, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो इसको करो आगे, 1 मिनट, क्या हो जाएगा, करो भाई कैलकुलेशन करो, है 10 की पावर 3 को 10 की पावर 3 ही रहने दो, ठीक है, इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर एक पावर हटा दूँ तो मैं 10 की पावर क्या कर सकता हूँ -4, 1.1 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 इससे कट जाएगी तो क्या बचेगा 10 की पावर -1, आगे करूंगा तो 1.1 इंटू 10 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 0.1, ठीक है, इसको गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 11 आ जाएगा तो 1.1, ठीक है, क्या आ जाएगा 1.1 तो क्या आ जाएगा 1.1 सेकंड, क्या आ जाएगा 1.1 सेकंड, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दिया 1.1 इंटू आर से। अगला है गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ आर एफ इज 100 किलो ओम एंड आर इन इज 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, ठीक है। किसका पूछा है, इन्वर्टिंग का। इन्वर्टिंग में क्या साइन रहता है, देखो नाम से याद कर लो, इनवर्टिंग यानी उलट देगा सर, पता चल गया, उलट देगा तो क्या देगा माइनस का साइन, और जैसे माइनस का साइन आया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो माइनस के आर एफ बटे आर इन, रख दो फॉर्मूले में मान, रखोगे तो क्या आएगा, आर एफ का मान कितना है माइनस के 100 किलो ओम बट्टे क्या आ जाएगा 10 किलो ओम, तो कितना बचेगा बताओ, माइनस के किलो ओम से किलो ओम कट गया, 0 से 1 0 कट गया तो क्या आ गया 10, माइनस के 10, ठीक है, -10, ये लो जी, इस तरीके से, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखो और अपने आंसर आप करते जाओ, ठीक है ना, इतना ही और कुछ नहीं है। गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग, अब नॉन इन्वर्टिंग का पूछा है, नॉन इन्वर्टिंग का पूछा है तो प्लस होता है नॉन इन्वर्टिंग में, प्लस जैसे आया तो मेरे माइंड में आ गया कि मैं लिख दूंगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर एफ बटे आर इन, ठीक है, यही होता है, रख दो मान ए बी बराबर, ठीक है 1 प्लस आर एफ का मान कितना है, आर एफ का मान 9 किलो ओम है भाई, ठीक है ना, 9 किलो ओम, ठीक है, बट्टे आर इन का मान कितना है 1 किलो ओम, किलो ओम से किलो ओम कैंसिल, 1 से 9 बार तो 9 आ गया, तो 9 और 1 10, ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 10, तो वोल्टेज गेन कितना हुआ आपका, या गेन कितना हुआ आपका 10, ठीक है, गेन कितना हुआ आपका 10, बी डी राइट आंसर। फॉर्मूला याद रखो, उसमें मान रखो, और बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है, और अगर नहीं आती है मान लो है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आपका जीवन बड़ा ही दुखदायी है, बहुत दुखमय में है, जीवन दुखदायी है आपका, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड टाइमर 555। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बट आपका स्किल टेस्ट हम इजीली करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, मल्टीमीटर का यूज, ठीक है। बहुत कुछ बच्चों ने हमें बोला भी था कि सर
मल्टीमीटर का यूज क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी आप हमें बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मल्टीमीटर का यूज भी हम आपको बता देंगे भाई, ठीक है ना। मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है, क्या क्या मेजर किया जाता है, किस तरीके से मेजर किया जाता है, सारी चीजें आपके साथ डिलीवर हो जाएगी। नो टेंशन, आप अपना सीरीज के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और जो भी आपके साथ अपडेट आती है वो भी हम आपको देते रहिए, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।